नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर पर फहराए जाने वाला ध्वज होगा 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और 2.5 किलो का। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। यज्ञशाला में यज्ञ की आहुतियां डाली जा रही है और वेद की ऋचारों का पारायण, रामाचार एवं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ भी जारी है। राम मंदिर के शिखर पर 191 फीट ऊंचाई पर केसरिया ध्वज लहराया जाएगा। इस ध्वज 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और 2.5 किलो का वजन का है। इसमें सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य और ओंकार का चिन्ह भी अंकित है। ध्वज फहराने के लिए विशेष मैकेनिकल व्यवस्था की गई है। रस्सी का वजन अधिक होने के कारण इसे खींचने के लिए मशीन और बैलेंस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय सेना ने ध्वजारोहण का रिहर्सल भी किया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई तकनीकी बाधा समारोह में नहीं आए। अगली खबर, लखनऊ में 21 नवंबर से 10 दिवसीय खादी महोत्सव, वाराणसी की रेशमी साड़ियों और स्थानीय उत्पाद होंगे प्रदर्शित। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थानीय उद्यमिता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 21 नवंबर से 10 दिवसीय खादी महोत्सव 2025 का आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर लखनऊ में किया जा रहा है। यह महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा और खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय कला के उत्पाद प्रदर्शित होंगे। महोत्सव का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम खादी एवं मंत्री राकेश सचान करेंगे। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 160 से अधिक उद्यमी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगे। प्रदर्शनी में सहारनपुर के नक्काशीदार फर्नीचर, भदोही की कालीन, अमरोहा के गच्छे और सदरी, सीतापुर की दरी व तौलिए, वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ, प्रतापगढ़ के आंवला उत्पादन, लखनऊ की रॉयल हनी, माटी कला उत्पादन, बीकानेरी पापड़, लेदर उत्पादन और पारंपरिक वस्त्र शामिल होंगे। महोत्सव के दौरान चयनित उद्यमियों को लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय उत्कृष्ट इकाइयों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे और लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण जैसे दोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, हनी बॉक्स, विद्युत चालित चाक और पगमिल प्रदान किए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाने और स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार खादी महोत्सव 2025 कारीगरों को सम्मान दिलाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। अगली खबर, यूपी बाराबंकी में दुल्हन विदाई से पहले भागी दूल्हा बेसुध, जमीन गिरवी रखकर की शादी। यूपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक अनोखा शादी का मामला सामने आया है। यहाँ दुल्हन पल्लवी 7 फेरे और सभी रस्में पूरी होने के बावजूद विदाई से पहले अपने प्रेमी के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। यह खबर विवाह स्थल पर आग की तरह फैल गई और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। दूल्हा सुमित गौतम अपने परिवार और 90 बारातियों के साथ 11 वैनों में शादी के लिए आया था। बताया गया है कि विवाह के दिन उसने 3 बीघे जमीन तक गिरवी रख दी। मंगलवार रात विवाह संपन्न हुआ और सभी रस्में समय पर पूरी हुई, लेकिन बुधवार सुबह विदाई के समय दुल्हन अचानक गायब हो गई। दूल्हा और उसके परिजन दुल्हन को ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई और बाराती धीरे धीरे शादी स्थल से चले गए। दूल्हा और परिवार शादी में हुए भारी खर्च की भरपाई की मांग लेकर हंगामा करने लगे। बंकी चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अगली खबर, बिहार चुनाव हार के बाद प्रशांत किशोर मौन उपवास पर गांधी आश्रम में कर रहे आत्ममंथन। बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद इससे संस्थापक प्रशांत किशोर मौन उपवास कर रहे बैठे हैं। यह पश्चिमी चंपारण की भीतिहरवा गांधी आश्रम में 24 घंटे के मौन उपवास पर है और पार्टी की हार के कारण आत्ममंथन कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर ने आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे अपनी टीम के प्रमुख सदस्यों के साथ शांत भाव से आत्मचिंतन में लग गए। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता और समर्थन आश्रम परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने उपवास को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक प्रायश्चित बताया। उन्होंने यह कदम इस सवाल के उत्तर में उठाया कि जनता तक जन स्वराज पार्टी का संदेश क्यों नहीं पहुंच पाया। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी और जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। हार के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए विधायकों को बधाई दी और जनता से माफी मांगी। उनका कहना था कि यह उपवास प्रायश्चित के तौर पर है, गलती हो सकती है लेकिन गुनाह नहीं। अगली खबर, दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड केस, 4 शिक्षक सस्पेंड, छात्र के पिता ने स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड नोट भी सामने आया। दिल्ली में टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके बैग में सुसाइड नोट भी मिला जिसमें उसने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इस मामले में 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। मृतक बच्चे का परिवार महाराष्ट्र के सांगली जिले का रहने वाला है। 16 वर्षीय लड़का दिल्ली में एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। उसने दिल्ली में राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने 3 शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उसके पिता ने भी दावा किया कि वह पिछले 1 साल से लगातार शिक्षक प्रताड़ना का शिकार था। छात्र के पिता ने बताया कि एक डांस रिहर्सल के दौरान वह गिर पड़ा तो शिक्षक ने कहा, रोज जितना रोना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शिक्षक ने उसे धक्का दे दिया था। जब पिता ने शिकायत की तो स्कूल प्रशासन ने आरोपी को अनदेखा कर दिया। सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि मम्मी माफ कर देना, मेरी आखिरी इच्छा है कि इस पर कार्रवाई हो। उसने लिखा, सॉरी मम्मी, ये लास्ट टाइम तोड़ रहा हूँ। मेरी लास्ट विश है कि इन पर एक्शन लो ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह न करे। उन्हें जरूरत पड़ने पर अपने अंगों को दान करने की भी इच्छा जताई। 16 वर्षीय छात्र ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से प्लेटफॉर्म 2 से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मौके से बैग, किताबें और सुसाइड नोट जब्त किया। इस मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वही पुलिस की जांच जारी है। सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ शुरू की गई है। मैं प्रदीप पाटिल, शौर्य पाटिल का फादर हूँ। मेरा बेटा 10th क्लास में सेंट कोलंबस स्कूल गोल मार्केट में पढ़ता है और 2nd क्लास से इसी स्कूल में है लगभग पिछले 8 साल से। लेकिन कल मतलब परसों 18 तारीख को उसने एक इंसिडेंट हुआ, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से उसने जाके कूद के छलांग लगाई। हम तो नॉर्मल थे, पिछले 8-10 महीने से उसकी शिकायत थी कि मेरे टीचर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांटती है। मुझे भी कंप्लेंट करी थी, ये बेटा शरारती है, पीछे चुटकुले सुनाता है, जोक्स करता है। तो मैंने टीचर को बोला था, मैडम छोटा बच्चा है, अगर ये शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो टीचर ने उसके बाद भी उसको टॉर्चर करना जारी रखा था। उसके बाद हमने बेटे को बोला था कि अभी 10th के 10 दिन बचे हैं, हम स्कूल चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने मान भी लिया था। लेकिन 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया। उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहाँ पे जो मैडम थी उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला, नहीं मैम मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा तो बोलते, ये रोने में का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15 पौने 3 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है। उसके बाद रात को उसके दोस्त असमेर और अयान से हमें पता चला कि सारा स्कूल में ऐसा पूरा दिन इंसिडेंट हुआ है। मेरे बेटे ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें युक्ति महाजन, प्रिंसिपल
अपराजिता पाल, मनु कालरा और जूली वर्गीस के नाम लिखे हैं। इन्होंने इसको पूरा साल टॉर्चर किया है और उसने अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन जिसको जरूरत है उसको डोनेट करने की बात उस पर्ची में लिखी है। उसने माँ बाप और भाई से माफ़ी भी मांगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जैसे चाहे वैसा बन नहीं सका, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी तरह और किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय ना हो और मेरी तरह और कोई बच्चा ऐसा ना करे। इसलिए इन टीचरों के साथ न्याय हो और इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो जाए। कल एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और इसमें जो धाराएं लगाई उसके हिसाब से सही तरह से जांच हो और इन टीचरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। यह हमारी सब पेरेंट्स की तरफ से हम मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। और इस बच्चे को साथ ही जिन जिन बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको इसके आपके माध्यम से न्याय मिलेगा, ये हम आपसे चाहते हैं। अगली खबर, भोपाल कैफे हमले और आरोपियों को पुलिस ने बाजार से कराई परेड, कान पकड़कर माफी मंगवाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिसरोद थाना पुलिस ने मैजिक स्पॉट कैफे पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पिछले सप्ताह तलवार और डंडों से लैस होकर कैफे में तोड़फोड़ की थी। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। जांच में पता चला कि हमला सेज कॉलेज से दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा था। पुलिस ने आरोपियों को पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है और बाजार में जुलूस निकाला। आरोपियों को कान पकड़कर माफी मांगने हुए देखा गया। मिसरोद पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैफे में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई इलाके में कानूनी व्यवस्था कायम रखने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य में की गई है। अगली खबर, यूपी घर के बाहर की नाली साफ कराने के लिए बस एक कॉल करें। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1533 जारी किया है। अब अगर आपके घर के बाहर नाली गंदी है, कूड़ा नहीं उठाया गया या सड़क पर सफाई की नहीं हुई है, तो आपको किसी पार्षद का या नगर निगम कर्मचारी के पास जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन पर कॉल करने से जल भराव, कूड़ा कलेक्शन, पथ प्रकाश, स्ट्रीट लाइट खराब होने, पाइप लीकेज, मरे हुए पशु, पेयजल व्यवस्था या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी नगर सेवाओं की समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाएगा। नगर विकास विभाग ने कहा है कि एक नंबर कई समाधान के तहत नागरिकों की हर समस्या का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। अब केवल एक कॉल के जरिए आप अपने मोहल्ले की सफाई और अन्य नगर सुविधा से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1533 को यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया गया है ताकि नागरिक आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सके और त्वरित सेवा प्राप्त कर सके। अगली खबर, यूपी समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन, पार्टी और नेता व्यक्त किए शोक। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। सुधाकर सिंह 67 वर्ष के थे और उन्होंने 2023 में घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के द्वारा सिंह चौहान को 42,000 से अधिक मतों से हराया था। उनका जाना पार्टी और क्षेत्र के लिए बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी ने उनके आधिकारिक एक्स हैंडल पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन अत्यंत दुखद है और शोक संतप्त परिजनों को संबल मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुधाकर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सुधाकर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति मिले इसकी प्रार्थना की। सुधाकर सिंह की राजनीति में सक्रिय भूमिका और घोसी सीट पर उनके रिकॉर्ड मतों से जीतने की उपलब्धियों को लोग याद करेंगे। उनके निधन में से क्षेत्र में शोक की लहर है और पार्टी के लिए यह समय संवेदनशील और कठिन माना जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली लाल किले पर कार्यक्रम के चलते अगले 7 दिन ट्रैफिक जाम की समस्या।
राजधानी में 19 नवंबर से 25 नवंबर तक भीषण ट्रैफिक जाम लगने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिससे चलते ट्रैफिक डाइवर्जन चालू किया गया है। रोजाना शाम 4 बजे से 11 बजे तक छत्ता रेल चौक, दिल्ली गेट, जीपीओ चौक और रिंग रोड के मार्गों पर वाहनों का डाइवर्जन होगा। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को निषाद राजमार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड, लोथियन रोड और एसपीएम मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी है। इसके बदले में पुस्ता रोड, विकास मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास और झांसी रानी रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। छत्ता रेल चौक, शांतिवन चौक, टी पॉइंट सुभाष मार्ग, हनुमान मंदिर क्रॉसिंग, दिल्ली गेट और जीपीओ चौक पर भी डाइवर्जन लागू रहेंगे। सड़क किनारे पार्किंग से बचने और गाड़ियां निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करने की भी सलाह दी गई है। पैदल यात्रियों को फुटपाथ पर निर्धारित क्रॉसिंग का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। आवासीय और व्यावसायिक इलाकों में सफर करने वाले लोगों को भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए समय पूर्व निकलने की सलाह दी गई है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करने और पुलिस द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने से यात्रा में आसानी होगी। अगली खबर, जयपुर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह एक तेंदुआ कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के घर में घुस गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिविल लाइंस में पौष इलाके में नजर आए तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन रिहायशी इलाके में इसकी मौजूदगी से लोगों में चिंता पैदा हो गई है। वीडियो में देखा गया कि तेंदुआ घर के अंदर आराम से टहल रहा था, जिसके आसपास के लोग डर गए। मौके पर तुरंत वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुओं को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किए। कुछ समय में मेहनत के बाद वन विभाग ने तेंदुओं को सुरक्षित रूप से जाल में फंसाकर पिंजरे में डाल दिया। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें टीम उसे सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करती नजर आई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वन विभाग ने कहा कि तेंदुए को जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया है। इससे पहले 19 नवंबर को नागपुर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखा गया था, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। राजस्थान और महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की यह घटनाएं चिंताजनक मानी जा रही है। पुलिस और वन विभाग ने नागरिकों से सलाह दी है कि अगर किसी इलाके में तेंदुआ देखा जाए तो उसे खुद न पकड़े और तुरंत अधिकारियों को सूचित करे। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS